dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Mekhla Acharya and today we are going to start the new chapter of your biology, that is why do we fall ill. मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं. तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम बीमार पड़ेंगे, है ना. अगर ऐसा क्या हो जाता है, मतलब चैप्टर बात कर रहा है कि हमारी हेल्थ में ऐसे क्या इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे क्या इश्यूज़ आ जाते हैं कि हमें कोई भी डिसीज़ हो जाती है. इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में और किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से हमारी पर्सनल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हेल्थ क्या है. हेल्थ मतलब कि हमारी जो लाइफ शेड्यूल है वो ईज़िली गोइंग है, हमें किसी भी चीज़ को डे टू डे लाइफ में करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. मतलब छोटी सी चीज़ है कि हम अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें अगर ब्रीदिंग इशू नहीं आ रहा तो क्या मतलब है कि हाँ हम परफेक्ट हैं, हमारा हेल्थ अच्छा है. बट अगर हमें हल्का सा भी ज़ुकाम है तो वी आर नॉट हेल्दी, ऐसा आप कह सकते हो. तो हेल्थ का फेलियर कैसे होता है, हेल्थ का फेलियर किस तरह होता है. मान लो कि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं जिससे हम एलर्जिक हैं या कुछ हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए प्रॉब्लम करेगा. तो फेलियर हेल्थ का वहाँ होता है जहाँ बॉडी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती. जैसे कि मानो कि आप जाते हो किसी एरिया में, किसी ऐसी जगह, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, वहाँ डस्ट है, वहाँ बहुत धूल उड़ रही है, डस्ट की प्रॉब्लम है. तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाती है और हमें हो जाता है ज़ुकाम, खांसी. तो इस तरह से फेलियर हो जाता है हेल्थ का. या आप गए अपने 4-5 दोस्तों के बीच में बैठे हो और उसमें से किसी एक को सर्दी है, अगर आपकी बॉडी ने उस सर्दी, उस ज़ुकाम को ज़्यादा तेज़ी से अडेप्ट कर लिया तो आपको भी ज़ुकाम हो जाता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है. वहीं हालांकि ऐसा नहीं कि वहाँ बाकी 4 हैं तो बाकी चारों को भी हुआ ज़ुकाम उस एक पर्सन की वजह से. लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, इम्यूनिटी से, कि हमारी इम्यूनिटी किस तरह की है. अब आइए बात करते हैं कि पर्सनल और कम्युनिटी की हेल्थ किस तरह मायने रखती है. अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे आसपास के लोग को हम अफेक्ट नहीं करेंगे अनहेल्दी करने में. जैसे कि आजकल 2 सालों से हम लोग कोविड के बारे में इतना सुन रहे हैं कि कोविड ऐसा कर देता है, कोविड लंग्स में इन्फेक्शन फैला देता है, कोविड बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, 2 फीट की दूरी बना के रखने को बोला गया, मास्क पहनने को बोला गया, हाथ सैनिटाइज करने को बोला गया. क्यों? क्योंकि ये एक कम्युनिटी डिसीज़ थी, ना कि कोई पर्सनल डिसीज़ थी. मतलब ये है कम्युनिटी डिसीज़ और पर्सनल डिसीज़ का, कि पर्सनल डिसीज़ वो होती हैं कि किसी को टच करने, किसी के साथ खाना खाने, बैठने उठने से स्प्रेड नहीं होती हैं. लेकिन कम्युनिटी डिसीज़ क्या है, वो जो अगर आप एक कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आप उनके बीच बैठे हो तो वो डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है. जैसे कि फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, दीज ऑल द डिसीज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी डिसीज़, है ना. अब पर्सनल हेल्थ कैसे मायने रखती है, अगर कोविड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. कोविड में कहा गया कि 2 फीट की दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, अपना हाथ टाइम टू टाइम सैनिटाइज करिए, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाइए. अगर हम सब इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें, हम आप हर कोई, हर एक इंडिविजुअल, तो ये चीज़ ना फैले, ये एक कम्युनिटी में ना फैले, है ना. तो इस तरह से पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ मायने रखती है. तो आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है और क्या है डिसीज़ेस, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से खुद को हेल्दी रखा जा सकता है. हमने बात की हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है. अब हम बात करते हैं डिसीज़ के बारे में, बिफोर इसको कम्युनिटी और किसी चीज़ से रिलेट करने की. डिसीज़, DISEASE, डिसीज़. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ईज़ जो है, हमारा जो कंफर्ट जोन है, उसके अपोजिट कोई चीज़ हो रही है. मतलब कि क्या, डिजीज़ का मतलब है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं या हमें प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ करने में.
दैट मीन्स अ डिसीज़, कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई बीमारी है। और हेल्थ का मतलब क्या है कि हम स्वस्थ हैं, हम हर चीज़ कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं किस तरह एक कम्युनिटी रोल प्ले करती है डिसीज़ फ्री होने में, मतलब हेल्दी रखने में। जैसे कि हम देखते हैं कि हर वर्क के लिए कोई ना कोई असाइंड है, लाइक फॉर क्लीनिंग द रोड्स। आप देखते होंगे कि सड़कें रोज़ सुबह साफ़ होती हैं, आपके घर का जो गार्बेज कूड़ा वगैरह होता है वो आप बाहर डंप करते हो, या वो आते हैं लोग और उसको लेके जाते हैं, स्वीपर्स वगैरह आते हैं और आपके घर से गार्बेज को कलेक्ट करके लेके जाते हैं। अगर मान लो कि इस तरह से जहाँ हम डंप करते हैं वहाँ से कोई कलेक्ट करने वाला ही ना हो तो क्या होगा, वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। अगर ये ड्रेन्स वगैरह साफ़ ना की गई, लाइक उसमें पानी बहता रहेगा, वो गंदा पानी बहता रहेगा, कभी कभी ड्रेनेज सिस्टम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पे वो पानी आ जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें वो लोग ना करें जो इस वर्क को कर रहे हैं तो क्या होगा, उन चीज़ों से अलग अलग डिसीज़ेस बॉर्न होंगी, काफ़ी होती हैं। मलेरिया, मच्छर हो जाते हैं, मलेरिया, डेंगू, है ना, और भी सारी कई डिसीज़ेस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी एरियाज़ हो जाती हैं। गार्बेज वहाँ इकट्ठा है, वहाँ न जाने कितना दिन से वो ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सी बीमारी हो सकती है। तो कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर रही है कि भाई उस चीज़ के लिए हमारे कंट्री में हर जगह असाइन किए गए हैं लोग कि आपको साफ़ करना है। तभी तो हम लोग पर्सनल, हमारा क्या है कि हम आसपास का एरिया अपना साफ़ रखें, सिर्फ अपने घर के लिए, हमारे आसपास के एरिया की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम साफ़ रखें। अगर आ रहा है टाइम टू टाइम, सुबह स्वीपर आ रहा है, कूड़ा लेने आ रहा है, तो हम उसको कूड़ा दें यहाँ वहाँ फेंकने की जगह। तो इससे क्या होगा कि हमारा आस पास का एरिया भी साफ़ रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम पर्सनली और एज अ कम्युनिटी रोल प्ले करते हैं टू कीप एवरीवन एंड आवरसेल्फ हेल्दी। अब डिसीजेस होती कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया कि डिसीज़ होती है दो टाइप की, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक, राइट। एक होती है एक्यूट डिसीज़ और एक होती है क्रॉनिक डिसीज़। अब दोनों वर्ड्स थोड़े तो हैं नए आपके लिए कि भाई अभी एक्यूट क्या है और क्रॉनिक क्या है। तो आइए देखते हैं। एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं होती, यानी कि ये शॉर्ट टाइम डिसीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी सही हो जाती हैं, ये होती हैं शॉर्ट टाइम डिसीज़। और क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं लॉन्ग टाइम डिसीज़ जो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, परेशान हो जाता है इंसान इनसे। मतलब कि एक्यूट डिसीज़ क्योरेबल भी है, लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ कई ऐसी हैं जो क्योरेबल नहीं है, जिनको सही करना इज़ नॉट पॉसिबल एक टाइम के बाद। लाइक एड्स इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़, उसको सही होने में टाइम लगता है। कैंसर्स, अल्सर्स, आपने अल्सर्स के बारे में सुना होगा, अल्सर्स मुंह में हो जाते हैं जिसको आप छाला बोलते हो। इसी तरह अल्सर्स हम कई बार इंटरनल होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, वो होती है क्रॉनिक डिसीज़। वो कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं होता, हाँ, बट उसका इफ़ेक्ट कुछ दवाइयों के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कैंसर, इट्स अ क्रॉनिक डिसीज़। कई बार कैंसर से इंसान रिकवर तो हो जाता है लेकिन उसके असर रह जाते हैं वीकनेस वगैरह के। तो एक्यूट डिसीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फीवर, ये है एक्यूट डिसीज़ जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद सही हो जाती हैं, दवाइयों वगैरह से क्योर की जा सकती है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ क्योरेबल नहीं होती हैं, राइट, मतलब उनको काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक दे रखा है अल्सर्स के बारे में, अल्सर्स पे जिन्होंने डिस्कवरी की थी, जिन्होंने दवाई निकाली थी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 180, पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज़, राइट टू। इसमें 2 ऑस्ट्रेलियन लोगों को मिली थी, ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बैक्टीरियम की डिस्कवरी की थी टू मेक द अल्सर्स फाइन, ताकि वो अल्सर्स सही हो जाएं, लोगों को और तकलीफ़ ना हो, है ना। जैसे अब आप मान लो कि अगर आप कोविड को देखते हो तो कोविड कैसी डिसीज़ है, एक्यूट तो है नहीं कि 14 दिन में क्योर हो जा रही है।
और वो क्रॉनिक आप बोल पा रहे हो, नहीं, ये कंसीडर करेंगे हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में जब हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिसीजेस इन्फेक्शियस है, मतलब कि फैलने वाली है, इन्फेक्शन वाली है, और कौन सी डिसीजेस जो है नॉन इन्फेक्शियस है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ की। अभी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बेबी है, छोटा सा इन्फेंट है, एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस एंड ऑल। तो हम उसको कहेंगे कि ये चीज़ कैसे हो गई। अगर कोई पूछता है कि क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन था किसी वायरस का। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये वायरस आया कहाँ से। तो द फूड द बेबी हैड, मतलब बच्चे ने जो भी खाया पिया उसमें से कहीं ना कहीं उस बच्चे को प्रॉब्लम हुई, फूड ने नुकसान किया, जिस वजह से उस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई। हमें ज़ुकाम हुआ, हम कहते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया ज़ुकाम की वजह से। कैसे हुआ वो वायरस, कि हम बाहर गए, निकले बाहर, किसी और को सर्दी थी, उसकी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया और हमें प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हम रिकवर कर जाते हैं। क्रॉनिक डिसीजेस में क्या होता है कि रिकवरी बहुत टाइम लेती है, कई बार क्यूरेबल नहीं होती, वो एज इट इज़ फॉर द लाइफ टाइम रह जाती है। तो ये है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे अपना आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रख सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रखने का तरीका ये है कि हम उस चीज़ को हाइजीनिक रखें। दूसरा है कि हम एक अच्छी डाइट फॉलो करें, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं। आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो मॉरल साइंस में कि स्टेल फूड यानी कि बासी खाना ना खाएं, जो सड़कों पे ठेले वगैरह पे ओपन में बिक रहा होता है जिस पे कोई कवर नहीं होता, वो ना खाएं। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में बड़ा ढाँप के और वो आपके सामने अच्छे से ला रहे हैं तो वो अच्छा है, वहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि हाइजीनिक है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं। ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम बाहर का ना खाएं, हम हेल्दी फूड खाएं, राइट, फ्रूट्स खाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। तो इस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अपना प्रॉपर हर कुछ मंथ पे चेकअप कराएं कि कहीं हमें कोई इशू तो नहीं है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है। पहले कॉजेस ऑफ डिसीजेस और ख़ुद को हेल्दी रखने के बारे में बात करने के पहले आइए हम देख लेते हैं कि एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़ में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, मतलब कि जैसे कि मैक्स टू मैक्स कुछ दिनों की। ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं या फिर लाइफ टाइम की होती हैं, ये पूरे लाइफ टाइम की रहती हैं। इनमें क्या होता है, एक्यूट डिसीजेस में ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी हो जाती है, लाइक दवा वगैरह खाई तो रिकवर कर जाता है पेशेंट। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट के बाद भी कोई रिकवरी होती नहीं है, मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रह ही जाते हैं। फिर जो एक्यूट डिसीजेस उसमें कोई वेट लॉस वगैरह नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक डिसीजेस में वेट लॉस हो जाता है। लाइक कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि बाल वगैरह चले जाते हैं उस ट्रीटमेंट के दौरान, वेट बहुत लूज़ होता है, बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में। आपके एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट डिसीजेस के, जैसे फीवर, कोल्ड एंड कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब एक्यूट डिसीजेस में आते हैं। एंड क्रॉनिक डिसीजेस में कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ हैं, ये सारी आपके आती हैं क्रॉनिक डिसीजेस में, जिनकी रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये थी हमारी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस की डिफरेंसेस। अब हम आइए पढ़ते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, तो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिसीज़, सेकेंड स्टेज ऑफ द डिजीज़, वो क्या है। आइए हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ डिसीज़ के बारे में, मतलब कि बीमारी का कारण, वजह क्या हो सकती है। देखिए, देयर आर सम कॉजेस जिनको कहते हैं प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज या थर्ड लेवल कॉज। प्राइमरी कॉज को फर्स्ट लेवल और सेकेंडरी को सेकेंड लेवल भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कॉज की, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं, तो उसका रीज़न वायरस हो सकता है। तो वो वायरस आप एक प्राइमरी कॉज कंसीडर कर सकते हो। या दूसरा एग्जाम्पल कि आपको कोई स्किन डिजीज़ हो गई है, तो वो एक
फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो प्राइमरी कॉज है, जो फर्स्ट लेवल कॉज है उस बीमारी के होने का, वो एक फंगस या एक वायरस है या बैक्टीरिया है। कोई भी बीमारी है उसका जो पहला कॉज है वो ये पैथोजेंस हो सकते हैं। इन वायरस, फंगस, बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं? पैथोजन भी बोल सकते हैं। ओके, इन्हें हम पैथोजन भी बोल सकते हैं। तो ये कहलाते हैं प्राइमरी कॉज। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉज की, तो सेकेंडरी कॉज क्या है? सेकेंडरी कॉज हो सकता है कि हमारे अंदर नरिशमेंट की कमी। अब वो कैसे? पहले ही एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए चलते हैं कि जैसे किसी बच्चे को लूज मोशंस हो गए। अब वो कैसे हो गए? वो वायरस कैसे आया उसकी बॉडी में? माना कि उसने कुछ कंटामिनेटेड पानी पी लिया, मतलब जो पानी साफ नहीं था, लेकिन वो पानी और बच्चों ने भी तो पिया होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस बेबी को प्रॉब्लम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वेल नरिश्ड नहीं है ये बेबी, इसके इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई है, इस वजह से इसको उस तरह का पानी पीने से प्रॉब्लम हो गई है ना, यानी इसके अंदर नरिशमेंट की कमी थी। लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो वेल नरिश्ड थे। तो वो सेकेंडरी कॉज हो सकता है कि नरिशमेंट की कमी है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में कम है, उसका जो सोर्स है। अब थर्ड लेवल कॉज, तीसरा लेवल क्या हो सकता है कॉज का? कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो गरीब होते हैं वो प्रॉपर हाइजीन नहीं दे पाते अपने बच्चों को। वो जिस एरिया में रहते हैं, वो जिस घर में रहते हैं, किसी तरह रहते हैं, किसी तरह खाते हैं, वो एक प्रॉपर हाइजीन, अच्छा हाइजीन अपने बच्चे को नहीं दे सकते, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो वो कैसा हो सकता है? थर्ड लेवल कॉज हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइमरी कॉज होगा कोई वायरस या फंगस, सेकेंडरी कॉज होगा कि वो हुआ कैसे, कि लैक ऑफ वो, और तीसरा कॉज हो सकता है, थर्ड लेवल कॉज हो सकता है लैक ऑफ द सोर्स, एक नरिशमेंट की कमी और एक उस सोर्स की कमी जहाँ से हमें साफ चीज़ें मिल सकें। तो इस तरह से डिजीज़ के ये 3 कारण होते हैं। अब डिजीज़ होती कौन कौन सी? एक्यूट और क्रोनिक तो आपने पढ़ा, लेकिन डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और वो कौन सी डिसीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के बारे में कि किस तरह से डिसीज़ को क्लासीफाई किया गया है। पहली चीज़, डिसीजेस आर ऑफ 2 टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। ठीक है, कि फिर एक्वायर्ड को आगे क्लासीफाई किया गया है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस में। पहले इनको पढ़ने के पहले हम ये जान जाते हैं कि कॉन्जेनिटल क्या होती है और एक्वायर्ड क्या होती है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस वो होती हैं जो बर्थ से होती हैं किसी भी पेशेंट में, मतलब कि जब से वो पैदा हुआ हो तब से कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसीज़ अगर हो तो वो होती है कॉन्जेनिटल डिसीज़। और एक्वायर्ड डिसीज़ होती है जो हमने किसी से एक्वायर की हो, किसी की वजह से हमें हुई हो, है ना। जैसे कुछ कहीं हम गए और जैसे एड्स वगैरह का आप देखते थे कि कहीं इंजेक्शन लग गया, कोई ऐसा जो किसी और को था, वो कंटामिनेटेड था, जिसकी वजह से वो एक्वायर हो गया उस पर्सन में। फिर एक्वायर्ड डिसीज़ होती हैं 2 टाइप की, एक होती है इन्फेक्शियस और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। मतलब इन्फेक्शियस का मतलब है कि उनका इन्फेक्शन फैलता है, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है कि इन्फेक्शन नहीं फैलता, औरों में नहीं फैलता। अगर इन्फेक्शियस है तो एक होंगी कॉन्टाजियस और एक होंगी नॉन कॉन्टाजीनियस। और नॉन इन्फेक्शियस हैं तो वो किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है, मेटाबॉलिक एलर्जीज हो सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हो सकती हैं, इंजरी हो सकती है, या फिर डिजेनरेटिव कैंसर डिसीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से डिसीज़ेस को क्लासीफाई किया गया है। तो आइए बात करते हैं हाँ कॉन्जेनिटल डिसीज़ के बारे में। कॉन्जेनिटल डिसीज़ क्या है? मैंने आपको बताया कि ये जो है कैसी होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती है, क्यूरेबल होती हैं। जैसे कुछ बचपन से प्रॉब्लम है, वो चलती आ रही है लेकिन वो क्यूरेबल है। कई बार ये एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स होती हैं, लेकिन वो एक्वायर्ड डिसीजेस में नहीं आती। जैसे वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ, दिस इज ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर,
मैंने इस चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि डिसीज़ेस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली जो डिसीज़ थी हमारी वो थी कोजेनिटल डिसीज़। ये कैसी डिसीज़ होती हैं? ये बाय बर्थ होती हैं, बाय बर्थ होती हैं और ये नॉन क्यूरेबल हैं, मतलब ये इनको सही नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है किसी ऑर्गन के माल फंक्शन के कारण, मतलब वो सही से फंक्शन ना कर रहा हो, या जेनेटिकल। एक्वायर्ड डिसीजेस वो डिसीज़ होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं आती, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ सम पैथोजेंस, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, या कहीं का कंटामिनेटेड पानी, फूड, या किसी सोर्स से या किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से एक्वायर्ड डिसीजेस हो जाती है। फिर एक्वायर्ड डिसीजेस जो होती हैं वो होती है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। मतलब क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती हैं जो कम्युनिटी में फैलने से होती हैं, कम्युनिटी में निकलने से होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है इसमें कॉन्टेजियस डिसीजेस और नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस के बारे में। चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे कि इन्फेक्शियस डिसीजेस के एजेंट्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से फैलती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती हैं, उनके रीज़न क्या होते हैं। आज आपने पढ़ा चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल का इंट्रोडक्शन, कि हेल्थ क्या है, डिसीज़ क्या है, और हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ के बारे में कि किस तरह से डिसीज़ेस को क्लासिफाई किया गया है कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड में, और कैसे एक्वायर्ड डिसीज़ेस फर्दर क्लासिफाइड हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।